प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के अंतर्गत सप्तम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई का अध्ययन आरंभ किया था, जिसमें हमने भाषा का अर्थ, परिभाषा और भाषा को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला में हम आज के इस वीडियो में भाषा के जो विविध रूप है, कौन कौन से रूप भाषा के प्रचलित हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ भाषा का विकास है वह किन कारणों से होता है, उसको क्या तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, भाषा का रूप कैसे परिवर्तित होता है, या भाषा के विविध रूपों से भाषा कैसे बनती है। तो इन सभी का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। भाषा मनुष्य की सार्थक वाणी को कहते हैं। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से भाषा वह है जो बोली जाती है, जो विशिष्ट समुदाय में बोली जाती है, जो मनुष्य और उसके समाज के भीतर की ऐसी कड़ी है जो निरंतर आगे जुड़ती रहती है। समाज में उनके पृथक पृथक व्यवहार को दृष्टिगत कर भाषाविदों ने इन्हें विभिन्न नामों से संकेतित किया है, जिन्हें हम भाषा के विभिन्न या विविध रूप भी कहते हैं, जिसमें प्रमुख हैं बोली, विभाषा या उपभाषा, परिनिष्ठित भाषा, सृजनात्मक भाषा। सर्वप्रथम हम बोली को लेते हैं भाषा के विविध रूप में। बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कुछ विद्वान इसे विभाषा में भेद है ऐसा मानते हैं। अगर बोली को हम परिभाषित करना चाहे तो किसी भी सीमित क्षेत्र की भाषा को उस क्षेत्र की उपभाषा कहकर पुकारा जा सकता है, जो वहाँ के निवासियों द्वारा दैनिक बोलचाल के रूप में मात्र मौखिक रूप में प्रचलित है। लेखन, साहित्यिक प्रयोग, व्याकरण निष्ठता आदि से इसका संबंध नहीं होता। भाषा की तरह इनमें व्यापकता अथवा स्थिर रूप के भी दर्शन नहीं होते। इसकी रूप, रचना और उच्चारण में स्थानीय प्रभाव को लक्षित किया जा सकता है। जिस प्रकार खड़ी बोली का एक रूप साहित्यिक है तो दूसरा विस्तृत ग्रामीण अंचलों में व्याप्त है। इसी प्रकार ब्रजभाषा, भोजपुरी आदि के स्वरूप भी स्पष्ट होते हैं। निजी उच्चारण के कारण बोली का अपना अस्तित्व होता है। भाषा विज्ञान में कहा भी गया है, किसी स्थान विशेष के निम्न वर्गीय एवं अशिक्षित लोगों की बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। यही कारण है कि शिक्षित होने पर भी, परिनिष्ठित एवं साहित्यिक भाषाओं का ज्ञान होने पर भी अनेक लोग अपने परिवार एवं समुदाय के लोगों के साथ क्रमशः अपनी बोली में ही वार्तालाप किया करते हैं। अतः बोली और भी भाषा में पर्याप्त अंतर है। हम कह सकते हैं कि भी भाषा बोली से थोड़ा बड़ा रूप है। बोली सबसे छोटा रूप है भाषा का। इसके पश्चात आती है भी भाषा या उपभाषा। भी भाषा या उपभाषा भाषा की पूर्व इकाई है। जब कोई बोली धार्मिक श्रेष्ठता, भूगोलिक विस्तार अथवा उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं के कारण समग्र प्रांत अथवा उपप्रांत में प्रचलित होकर साहित्यिक रूप धारण कर लेती है, तब उसे विभाषा अथवा उपभाषा की संज्ञा दी जाती है। कहने का तात्पर्य है, बोली के विकास का अगला चरण ही विभाषा या उपभाषा है और इसका अपना साहित्यिक रूप भी होता है, भूगोलिक विस्तार अधिक होता है, हमें साहित्यिक रचनाएं भी इसमें प्राप्त हो जाती हैं। भाषा विज्ञान कोश में कहा गया है कि विभाषा अथवा डायलेक्ट किसी भाषा के उस विशिष्ट रूप को कहा जाता है जो किसी प्रांत विशेष अथवा सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है, जो अपने उच्चारण, व्याकरण रूप एवं शब्द प्रयोग की दृष्टि से अन्य परिनिष्ठित एवं साहित्यिक भाषाओं से भिन्न होती है। भारत में प्रचलित ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, कन्नड़, बंगला आदि सभी भी भाषा के क्षेत्र में आती हैं।
ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक कारणों से ही बोलियां साहित्यिक रूप धारण कर विभाषा की दृष्टि में आ जाती हैं। इसके आगे का जो भाषा का रूप है वह परिनिष्ठित भाषा है। परिनिष्ठित भाषा को मानक भाषा अथवा टकसाली भाषा भी कहा जाता है। यह व्याकरण सम्मत शुद्ध साहित्यिक और परिमार्जित भाषा होती है। सभी औपचारिक अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। व्याकरण के द्वारा शुद्ध परिमार्जित रूप को सभ्य, संभ्रांत लोग तथा शिक्षित लोगों के बीच ग्राह्य रूप में इस भाषा का प्रयोग होता है। किसी भाषा की उस विभाषा को ही परिनिष्ठित भाषा की संज्ञा दी जा सकती है जो उस भाषा की अन्य विभाषाओं पर अपनी विनिमय का साधन बन जाती है। इसका ही सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा, साहित्यिक रचना, पत्र व्यवहार, राष्ट्रीय संबोधन आदि के लिए होता है। आज संपूर्ण विश्व में अनेक मानक भाषाएं हैं। वे पहले बोली प्रचलित रही, धीरे धीरे उनका विकास हुआ, सुव्यवस्थित व्याकरण से अनुशासित होकर वे भाषा का रूप धारण कर चुकी हैं। हिंदी, संस्कृत, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, जर्मनी आदि अनेक भाषाएं हैं जिन्हें परिनिष्ठित अथवा मानक भाषा का आसन प्राप्त है। पत्र पत्रिका, ज्ञान विज्ञान, पठन पाठन आदि क्षेत्रों में इनका सर्वाधिक प्रयोग होता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जहाँ बोली का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, परिवर्तनशील होता है, वहीं भाषा का क्षेत्र व्यापक और स्थायी होता है। विभिन्न कारणों से व्याकरणबद्ध होकर बोली भाषा बन जाती है, वह परिनिष्ठित रूप लेकर सर्वमान्य बन जाती है। अगला है सृजनात्मक भाषा। भाषा और साहित्य में घनिष्ठ संबंध होता है। विश्व के प्रत्येक साहित्य की निजी भाषा होती है। भाषा और साहित्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिन भाषाओं का मुख्यतः साहित्य सृजन के लिए प्रयोग होता है उन्हें सृजनात्मक भाषा की संज्ञा दी जाती है। बोलचाल में तो भाषा के अपरिष्कृत, अपरिमार्जित और अशुद्ध रूप का प्रयोग भी हो जाता है, परंतु साहित्यिक सृजन में व्याकरण सम्मत भाषा का होना अनिवार्य है। समय और परिवेश के अनुसार इन सृजनात्मक भाषाओं में परिवर्तन की गुंजाइश बनी रहती है। युगानुयुग विकास के विभिन्न सोपानों पर चढ़ती हुई भाषा गतिशील रहती है। उदाहरणार्थ हिंदी का आदिकालीन, मध्यकालीन, रीतिकालीन स्वरूप आज से बहुत भिन्न था। छायावाद में फिर भी आज का रूप नहीं दिखा, परंतु प्रगतिवाद, नई कविता में आकर इसका स्वरूप शुद्ध सृजनात्मक बन गया। साहित्यिक भाषा के रूप में सृजनात्मक भाषा भूखंड, प्रांत, प्रदेश तक सीमित नहीं रहती, इसका स्वरूप व्यापक बन जाता है। दूसरे शब्दों में सृजनात्मक भाषा परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत होती है। इसका स्वरूप भी स्थायी होता है, व्याकरण व्यापक होता है, साहित्यिक रचनाएं इसमें होती हैं, धार्मिक सम्मेलन, औपचारिक अवसरों पर इसका उपयोग किया जाता है, इसकी अपनी लिपि होती है। आसपास की बोलियों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है और यह किसी प्रांत तक सीमित नहीं होती बल्कि अंतर प्रांतीय स्थलों पर भी इसका प्रयोग होता है। इसमें अनेक शब्द विषम श्रोत्रीय घटक से भी ग्रहण किए जाते हैं। अगर भाषा के विविध रूप देखें तो अगर हम हमारी हिंदी भाषा को लें, क्योंकि हम साहित्य के रूप में हिंदी भाषा का अध्ययन कर रही हैं, तो अगर हम हिंदी भाषा के विविध रूप देखें जो मैंने अभी इतने वर्णन किए हैं, जैसे कि बोली भी भाषा या उपभाषा, परिनिष्ठित भाषा, सृजनात्मक भाषा, तो इसी आधार पर अगर देखें तो हिंदी भाषा के भी विविध रूप हैं, जैसे कि राजभाषा। राजभाषा से तात्पर्य है जिसमें किसी राज्य द्वारा अपने जो सरकारी कार्य होते हैं उसमें किए जाते हैं। और इसी प्रकार से राष्ट्रभाषा राजभाषा हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि किसी देश में व्यापक स्तर पर लोगों द्वारा जिस भाषा को स्वीकृत कर लिया जाता है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगर देखा जाए तो भारत की राजभाषा के रूप में तो हिंदी को दर्जा प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में अभी तक इसको दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि व्यापक स्तर पर लोगों द्वारा मान लिया जाता है कि यह हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इस आधार पर देखें तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है।
माध्यम भाषा से तात्पर्य यह होता है कि विभिन्न लोगों द्वारा वह भाषा जिसके माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, या कह सकते हैं शिक्षा का जो माध्यम है, शिक्षा के माध्यम के रूप में जो भाषाएं स्वीकार की गई हैं। इसी प्रकार से मातृभाषा से तात्पर्य जो हमने जन्म से जिस भाषा को ग्रहण किया है। जैसे कि अगर देखें कि अगर जो राजस्थान के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे राजस्थानी प्रचलित है, या पंजाब में जो लोग रहते हैं उनके घरों में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात के घरों में गुजराती, तो अगर देखा जाए तो यह इनकी मातृभाषा का रूप है। तो इस आधार पे देखें तो हिंदी भाषा के विविध रूप हैं: राजभाषा, राष्ट्रभाषा, माध्यम भाषा, मातृभाषा, साहित्यिक भाषा, विशिष्ट भाषा, संचार भाषा आदि। अब आता है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक या भाषा विकास के कारण। किन के कारण भाषा विकास प्राप्त करती है, या उसके विकास को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारण हैं परिपक्वता, बुद्धि, स्वास्थ्य, सामाजिक अधिगम के अवसर, निर्देशन, प्रेरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कई भाषाओं का प्रयोग, पारिवारिक संबंध। सर्वप्रथम है परिपक्वता। जिस प्रकार क्रियात्मक विकास के लिए शरीर के विभिन्न अंगों की परिपक्वता आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा विकास के लिए भी होंठ, जीभ, दांत, फेफड़े, स्वर यंत्र, मस्तिष्क आदि की परिपक्वता आवश्यक है। मस्तिष्क में वाणी केंद्र का विशेष रूप में परिपक्व होना आवश्यक है। इन विभिन्न अंगों के परिपक्व होने पर ही बालक भाषा सीख सकता है। बुद्धि, जैसा कि हम देखते हैं कि जिस बच्चे की बुद्धि उच्च कोटि की होगी उसका IQ लेवल भी उच्च होगा, उसकी ग्रहण करने की भी क्षमता अधिक होगी, और शब्द भंडार और वाक्य रचना की क्षमता भी अधिक होगी। अगला है स्वास्थ्य। जो बच्चे कह सकते हैं भाषा हम ये कह सकते हैं कि यदि बालक लंबी अवधि तक बीमार रहता है, अस्वस्थ रहता है, तो उसके भाषा का विकास भी कमज़ोर होगा। और अगर वह स्वस्थ है तो वह अधिक अभ्यास करने के कारण उसकी भाषा का विकास भी अधिक होगा। सामाजिक अधिगम के अवसर, बालक को भाषा सीखने के लिए सामाजिक अवसर जितने अधिक प्राप्त होंगे, या कह सकते हैं जिन परिवारों में बच्चे अधिक होंगे उन परिवार के बच्चे भाषा बोलना जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चों को सुनकर उनका अनुकरण करके के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार से निर्देशन, बालकों की भाषा के विकास में उनके अभिभावकों का, शिक्षकों का आदि का निर्देशन भी आवश्यक है। बालक की भाषा उतनी ही अधिक विकसित होती है जितने अच्छे उसके सामने मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार से बालकों को प्रेरणा देने पर भी किसी भाषा का विकास कह सकते हैं अच्छे से होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति का स्तर भी भाषा विकास में निर्भर करता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो जैविकीय कारण, जैसे कि मस्तिष्क की बनावट मैंने पहले ही बताया था, अगर वह सही है, या कह सकते हैं स्नायु तंत्र अच्छे से विकसित है, तो भाषा विकास में बहुत मदद होगी। इसी प्रकार से वातावरणीय कारक और सामाजिक जो कारण होते हैं वह भी भाषा विकास को अच्छे से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा है वह कई तत्वों पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में हमने जो ये कारणों का अध्ययन किया है वह किसी समाज के लोगों में भाषा विकास के जो भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं उन तत्वों का अध्ययन किया है। इसी प्रकार से देखें कि भाषा का विभिन्न कालों में जो विकास होता है उसका कारण क्या है, देखा जाए तो उसका सबसे अधिक प्रमुख कारण है सामाजिक परिस्थितियाँ, कि कोई समाज है वो भाषा को किस रूप में ग्रहण करता है, वहाँ के लोग कितने विकसित हो रहे हैं, उनमें कितना परिवर्तन आ रहा है, तो ये सभी चीज़ें भाषा विकास को प्रभावित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। ग्रुप में मैं आपको इस वीडियो की PDF प्रेषित कर दूँगी। धन्यवाद।